हेलो दोस्तों, मैं मुकेश और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में वेद के बारे में। वेद, अभिलेख, वेदांग और वैदिक काल, जिसमें दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन को वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बोर्ड पर लिख कर लाए हैं ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से मैं लाइन बाय लाइन दोस्तों पढ़ा सकूं। आप सभी बहुत सारे किताब में दोस्तों ये लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन एक अच्छे तरीके से एक मेन पॉइंट को पकड़ना जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक अलग बात हो जाता है, जो कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इतना सही कर रहा हूँ। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को मैं वेद, उसके बाद अभिलेख, वेदांग और वैदिक काल से रिलेटेड उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दोस्तों मैं कवर कराऊंगा जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इतना ग्रांड सत्य करता हूं। अगर वीडियो अच्छा ना लगता है प्लीज चैनल को अनलाइक कर दीजिएगा, और लाइक नहीं चाहिए अनलाइक करके चल जाइएगा, और अनसब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा ना लगे तो रियली बता रहा हूं यार, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो इतना मैं ग्रांड साथ कर सकता हूं दोस्तों कि आप सभी अगर ये 10 से 20 मिनट के वीडियो में अगर बने रहते हैं तो आप सभी को 100% दोस्तों समझ में आएगा जरूर, ठीक है। कहीं भी बैठ करके आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन दोस्तों वेद से भी पूछे जाते हैं। कितने लोग सोचते हैं कि यार यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ऐसा कोई बात नहीं। मैं अभी इस वीडियो के लास्ट में यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आप सभी को उन यूपीएससी बात करें दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, ठीक है। उन सारे के बारे में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं दोस्तों अभिलेख किसे कहते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, अभिलेख किसे कहते हैं। नहीं तो बोलेंगे कि अभिलेख नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे डाउट को क्लियर कर दूँ। तो अभिलेख दोस्तों किसे कहते, तो पत्थरों पर पहले तो दोस्तों कलम किताब नहीं था। आज की तरह तो दोस्तों कलम किताब नहीं न था कि अगर गए और किसी को भी लिख करके दे दिए, ठीक है। तो पहले जो था दोस्तों पत्थरों से लिख करके, पत्थरों पर खुदाई करके लिखा जाता था। पत्थरों पर लिख करके दोस्तों खुदाई करके लिखा जाता था, उसे ही अभिलेख कहा जाता था, उसे ही अभिलेख कहा जाता था दोस्तों। और छोटे पत्थरों पर जो लिखा करता था उसे शिलालेख कहते थे। अगर छोटे पत्थर पर लिखें तो उसे शिलालेख कहते हैं, अगर बड़े पत्थरों पर खुदाई करके लिखा जाए तो उसे अभिलेख कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसे अभिलेख कहते हैं। छोटा सा पॉइंट था, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों वेद के बारे। तो वेद दोस्तों बहुत पुराने हैं जो दोस्तों, जो कि यहाँ पर हर एक ज्ञान को दोस्तों दिया जाता है। इसमें हर वो चीज़ लिखा गया जो हम सभी को दैनिक जीवन में करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको वैसे भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ ही दोस्तों क्या होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, उजाला। ज्ञान का प्रकाश को वेद कहते हैं दोस्तों। वेद का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट क्या कहते हैं दोस्तों, ज्ञान कहते हैं यार, प्रकाश का ज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब आता है कि कौन से वेद को, कौन से मतलब कि जो है उन्होंने यहाँ पर कौन उसके ज्ञानी है, इसको बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने वेद लिखा, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, विजुअली रूप से दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। और इधर मैंने ज्ञानी को लिखा, फिर उसके उपवेद। देखिए एक वेद का भी क्या होता है दोस्तों, एक उपवेद होता है, ठीक है। उपवेद होता है तो उपवेद, ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है दोस्तों, आयुर्वेद। तो इसके अब दोस्तों ज्ञानी कौन है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। तो सारे पॉइंट को मैं कवर करवाऊंगा, ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। तो बात करते दोस्तों ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के ज्ञानी कौन है, तो होत्र। देखिए दोस्तों ये याद हो जाएगा, नाम थोड़ा डाउट होगा आप सभी को याद करने में, लेकिन अच्छे तरीके से मैं याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक है। उतना भी डिफिकल्ट नहीं जितना कि आप सभी किसी का नंबर याद कर लेते हैं, ठीक है ना। उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, याद कर लेंगे हम सभी, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ऋग्वेद होत्र, ऋग्वेद होत्र, ऋग्वेद होत्र, सामवेद उद्गाता, सामवेद उद्गाता, यजुर्वेद और वो अथर्ववेद ब्राह्मण। यहाँ पर दोस्तों ऋग्वेद होत्र, सामवेद उद्गाता, यजुर्वेद और वो अथर्ववेद ब्राह्मण। उसका उपवेद की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए उसके उपवेद है आयुर्वेद।
आयुर्वेद के दोस्तों प्रजापति, आयुर्वेद के ज्ञानी प्रजापति, आयुर्वेद के ज्ञानी प्रजापति, गंधर्व वेद के ज्ञानी नारद, गंधर्व वेद उपवेद के ज्ञानी नारद, धनुर्वेद विश्वामित्र, विश्वामित्र शिल्पवेद विश्वकर्मा। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से दोस्तों, क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए कहेगा कि ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है। ऋग्वेद के उपवेद दोस्तों यजुर्वेद। देखिए यहाँ पर जो लाइन यहाँ पर दोस्तों अगर देखिए यहाँ पर एक सीरीज बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप सभी करके लिख लेना ताकि आप सभी कभी भूल ना पाए, ठीक है दोस्तों। तो ये अलग अलग है, ठीक है ना, इसको अलग अलग करके लिख लीजिएगा। ऋग्वेद के दोस्तों ज्ञानी होत्र, ऋग्वेद के ज्ञानी होत्र, ऋग्वेद के उपवेद दोस्तों कैसा है आयुर्वेद, उसके ज्ञानी प्रजापति, उसके ज्ञानी प्रजापति। उसके बाद आता है दोस्तों सामवेद, सामवेद के ज्ञानी यदगाता, उदगाता, उदगाता, उसके दोस्तों उपवेद गंधर्व वेद, उसके ज्ञानी नारद, उसके ज्ञानी दोस्तों नारद। तो एक एक पॉइंट को दोस्तों इसी वीडियो के साथ साथ याद करते चलो, नहीं तो कभी याद नहीं होगा यार, रियली बता रहा हूँ, ठीक है। तो याद करते चलिए इसी वीडियो के साथ साथ आप सभी, ताकि आप सभी को यहाँ पर वीडियो भी मिल जाए और दोस्तों इसके साथ आप याद भी कर पाए। यजुर्वेद आर्वो, इसके उपवेद धनुर्वेद विश्वकर्मा, धनुर्वेद विश्वकर्मा, धनुर्वेद विश्वकर्मा, धनुर्वेद विश्वकर्मा, ठीक है। अथर्ववेद ब्राह्मण, शिल्पवेद विश्वकर्मा, शिल्पवेद विश्वकर्मा, ठीक है, शिल्पवेद विश्वकर्मा। देखिए कैसे याद करना है, पहले आप सबको माइंड में दोस्तों एकदम क्लियर रखना है कि कुछ भी नहीं, बस वेद तो वेद, बस वेद के बारे में जानना है और कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, बस वेद। ऋग्वेद के ज्ञानी कौन है दोस्तों होत्र, ऋग्वेद के ज्ञानी कौन है दोस्तों होत्र। ऋग्वेद का दोस्तों उपवेद कौन सा है तो आयुर्वेद, और आयुर्वेद के दोस्तों ज्ञानी प्रजापति। तो ऐसे माइंड को दोस्तों कॉन्स्टेंट रख करके आप सभी एक स्थान पर रख करके पढ़ाई कीजिए तभी याद आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना है कि ऋग्वेद के ज्ञानी दोस्तों होत्र और ऋग्वेद के उपवेद दोस्तों हो गया आप सभी को बता दो आयुर्वेद, और आयुर्वेद के दोस्तों ज्ञानी प्रजापति, प्रजापति, ऐसे याद रखना है। उसके बाद आता है सामवेद, सामवेद के ज्ञानी उदगाता, और सामवेद के दोस्तों उपवेद कौन सा होता है गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद के दोस्तों ज्ञानी नारद, गंधर्व वेद के दोस्तों ज्ञानी नारद जी हो जाएंगे, नारद। यजुर्वेद के आरु, धनुर्वेद के विश्वामित्र, धनुर्वेद के विश्वामित्र, शिल्पवेद के विश्वकर्मा, शिल्पवेद के विश्वकर्मा, शिल्पवेद के विश्वकर्मा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, क्या आप सभी को इतना सारा बात क्लियर हो गया है? तभी मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों, इतना दोस्तों आप सभी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद के बारे में कुछ और जानकारी जान लीजिए। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेदों में से एक है, वेदों में से नहीं यार है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जो सबसे बड़ा भी है। ऋग्वेद सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है दोस्तों, क्योंकि यही मतलब कि सबसे बड़ा है यार, ठीक है ना। और इसमें देखिए दोस्तों मैंने सारे बात को लिख करके लाया है ताकि आपसे अच्छी तरीके से मैं समझा पाऊँ, एक भी डाउट ना रह जाए कहीं भी आप सभी को, ठीक है ना। तो ऋग्वेद इसका शाब्दिक अर्थ मंत्र होता है। ऋग्वेद में दोस्तों मंत्र और त्रिजाओं का दोस्तों यहाँ पर संग्रह को ही ऋग्वेद कहा गया है, जिसमें 10 मंडल है दोस्तों। क्या है? 10 मंडल है और 10,580 त्रिचाएँ हैं। क्या दोस्तों? त्रिचाएँ हैं। 10 मंडल, 10 मंडल हो गए और 10,580 इसमें क्या है दोस्तों त्रिचाएँ हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ मिल सकता है आप सभी को, ठीक है। यह सबसे प्राचीन वेद है, इसमें गायत्री मंत्र मिलता है दोस्तों। जो ऋग्वेद है हमारा, जिसके ज्ञाता होत्र जी हैं, जिसके उपवेद आयुर्वेद है, जिसके ज्ञाता क्या है प्रजापति, इसमें ऋग्वेद में दोस्तों गायत्री मंत्र मिलता है, जिससे यह गायत्री मंत्र सूर्य देव को संबोधित करता है। गायत्री मंत्र दोस्तों सूर्य देव को संबोधित करता है। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद हो जाता है, आयुर्वेद होता है, ठीक है दोस्तों। क्या आप सभी को ऋग्वेद आप सभी को कंप्लीट हो गया? उसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों सामवेद के आगे। सामवेद के बारे में अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो साम क्या अर्थ होता है? साम वेद को छोड़ करके बस साम का अर्थ होता है गान।
साम का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान, और साम ये अगर बात करें तो साम वेद में इसमें 7 स्वर है, सा रे गा म प ध नी। आप सभी इसको कई बार सुनेंगे दोस्तों। साव्य संस्कृति जहाँ पर होता है, संस्कृति जहाँ पर, ये नहीं भोजपुरी गाना नहीं, ये सब गाना नहीं, जहाँ साव्य जहाँ पर दोस्तों संस्कृति, साव्य संस्कृति वाला दोस्तों गाना गाया जाता है, वहाँ पर सारे गा म प ध नी ये गाया जाता है, जो कि यहाँ से ही लिया गया था सामवेद से, सामवेद से दोस्तों लिया गया था, ठीक है ना। और आजकल के देखो गाना भाई बात ही अलग है। पहले था दोस्तों सा रे ग म प ध नी होता है। इसमें दोस्तों 875 मंत्र हैं, सॉरी 1875 मंत्र हैं, लेकिन सामवेद में दोस्तों 1875 मंत्र है, मैं कह रहा हूं कि है, लेकिन इसका खुद का बस का 99 है, बाकी ऋग्वेद से लिया गया है। इसका दोस्तों खुद का बस खाली 99 है, 99 है, लेकिन बाकी जो है वो दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों आप सभी जानकारी रखिएगा, कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। अब मैं बता दूं दोस्तों आप सभी क्या इतना बात समझ में आ गया कि ऋग्वेद के ज्ञाता होत्र और ऋग्वेद के उपवेद दोस्तों आयुर्वेद, और आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति, सामवेद के ज्ञाता दोस्तों उद्गाता, और सामवेद का दोस्तों क्या बात करें, सामवेद के दोस्तों उपवेद हो जाता है अथर्ववेद, और अथर्ववेद के ज्ञाता नारद। उसके बाद जाता है दोस्तों अचुर्वेद, और अचुर्वेद के ज्ञाता हो जाते हैं दोस्तों और इसके धनुवेद, और इसके ज्ञाता विश्वामित्र। उसके बाद आता है अथर्ववेद, इसके ब्राह्मण, और इसके शिल्प वेद के ज्ञाता विश्वकर्मा, ठीक है दोस्तों। तो इतना सारी बात दोस्तों आप सभी को आई हो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों वेदांग, कि वेदांग को लाने का मतलब क्या हुआ, आखिर वेदांग क्यों आया। तो वेदांग का ये दोस्तों यहाँ पर वेदांग इसलिए आया क्योंकि वेदों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्योंकि वेद जो था दोस्तों संस्कृति में था, यानी कि दूसरे भाषा में था, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से एक होता है ना कि एक एक्सप्लेन करके दोस्तों समझने के लिए उसे वेदांग को लाना पड़ा, जो कि 6 होते हैं, ठीक है। इतना जान लीजिए कि वेदांग का काम यही था कि उपवेद के बारे में अच्छे तरीके से, वेद के बारे में अच्छे तरीके से समझाने का कार्य करता था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों वैदिक काल। वैदिक काल दोस्तों थोड़ा लंबा चलेगा आप सभी का, तो वैदिक काल के बारे में अब देखेंगे। तो आप सभी दोस्तों इतना तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों वैदिक काल, ठीक है दोस्तों। समझिएगा कि वैदिक काल किसे कहते हैं। वैदिक काल में दोस्तों राजपूतों से लेकर के आर्य तक के कालों का अध्ययन किया जाता है। तो वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल ये 2 भागों में वैदिक काल को बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। अब कहता है कि ये जो ऋग्वैदिक काल है ये 1500 से लेकर के 1000 BC तक चला था। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 BC तक चला था, ये जो काल था, ठीक है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल जो था वो 1000 BC से लेकर के 600 BC तक चला था। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट जो मैंने फैक्ट्स लिखे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर आप सभी फोकस डालिएगा। देखिए पहला पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, कह रहे कि वैदिक काल के निर्माता आर्य थे। आर्य जो लोग थे दोस्तों ना, वो वैदिक काल के निर्माता है, यानी कि वैदिक काल के पिता कह सकते हैं एक रूप से, ठीक है दोस्तों। तो वैदिक काल के निर्माता आर्य थे, और आर्यों ने क्या किया दोस्तों कि उनका आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारत में सैंधव प्रदेश में बस गए, जहाँ 5 नदियों का भूमि दोस्तों, 5 नदियों का दोस्तों भूमि कहाँ पर दोस्तों, 5 नदियों का भूमि की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कहाँ पर, तो 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा में बस गए, ठीक है दोस्तों। पंजाब हरियाणा में क्या हुए, बस गए दोस्तों, ठीक है।
इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो आर्य लोग थे उन्होंने जब आकर के भारत में बस गए तो इन्होंने कहा कि हमारा जो सभ्यता संस्कृति का जो लैंग्वेज है दोस्तों वो संस्कृत था, जो भाषा इनका था वो संस्कृत था। और इनका कहना था ना, देख लो क्या कहना था इनका कहना था कि हम लोग संस्कृत जानते हैं तो हम लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। क्या है, हम लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, और जिनको संस्कृत नहीं पढ़ने आता है वो सबसे निम्न में रहता है। ठीक है, तो इनका कहना ये था, देख लीजिए, आर्यों की भाषा संस्कृत थी जिससे वो अपने को श्रेष्ठ कहते थे, और जिसे संस्कृत नहीं आता था उसे निम्न कहा जाता था। देखिए इन्होंने क्या किया, उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने किया, किंतु ये गंगा पार पाटलिपुत्र नहीं आ पाए। ये जो इन्होंने दोस्तों जो वहाँ पर आकर के शायद उपदेश दिए होंगे, गौतम राहुगढ़ ने गंगा नदी को पार नहीं कर पाए, इसीलिए वो पाटलिपुत्र पावन धरती पर नहीं आ पाए। इसीलिए अथर्ववेद में पटना को अछूतों की भूमि कहा जाता है। पटना को अछूतों का भूमि कहा जाता है। वहाँ का गंगा का पानी कोई शुद्ध नहीं है दोस्तों, वहाँ का पानी कोई नहीं ले जाता है। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों वहाँ के गंगा जी के पानी को शुद्ध नहीं माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो गौतम राहुगढ़ थे दोस्तों, उन्होंने ये गंगा नदी को पार करके पाटलिपुत्र नहीं आ पाए। इसलिए अथर्ववेद में दोस्तों इसे अछूतों के भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अछूतों के भूमि कहा जाता है। अब दोस्तों बताइए कि वैदिक काल से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्लियर हुए या नहीं हुए। क्योंकि दोस्तों मैं एक बार और आपसे बता दूं कि वैदिक काल दो प्रकार के थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बात आता है कि जो वैदिक काल था इसके निर्माता आर्य थे। वैदिक काल के निर्माता दोस्तों आर्य थे। आर्यों ने क्या कहा कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि हमें संस्कृत आती है, और जिसको संस्कृत नहीं आती है वो चौपट है, वो निम्न में रहेगा, उसे कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं कहेगा। आर्यों ने क्या किया दोस्तों, आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारत के सप्त सैंधव यानी कि 7 नदियों की भूमि, ठीक है दोस्तों, वहां पर जाकर के बस गए, पंजाब या हरियाणा। तो यहाँ पर दोस्तों ये रहा बात वैदिक काल से। आप सभी को यहाँ तक कोई डाउट है तो आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो।